सबसे पहले हमारी पृथ्वी के चारों तरफ इसकी ग्रेविटी के कारण, इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण काफी सारी गैसेस, काफी सारे धूल के कण और जलवाष्प देखने को मिलते हैं कि सर ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, ग्रीन हाउस गैस कहाँ पाई जाती है, ग्रीन हाउस गैस का क्या काम होता है, ओजोन लेयर का क्या काम होता है। तो जैसे ज्यादा एटमॉस्फेयर के संपर्क में ज्यादा प्रकीर्णन होगा तो आसमान जो है हमें सुबह सुबह नारंगी, लाल, पीला सा दिखाई देता है। दोस्तों हम लोगों को तापमान कम है, हवा भारी है, हाई प्रेशर जोन है, तो हवाओं का अवतरण हो रहा है, हवाएं डिसेंड कर रही हैं। सभी मौसम विज्ञान की परिघटनाएं हैं, बादल बनना, बारिश होना, बिजली कड़कना, तूफान आना, हवाएं चलना, है ना, ये सारी चीजें इसी सौर मंडल में ही हो रही है। जब जब इस परत के अंदर कोई उल्का एंटर करने वाली मीटियोर एंटर करेगा तो वह घर्षण फ्रिक्शन के कारण चलने लगेगा। आप अगर जाएंगे नॉर्वे में तो हमारा रात का ऐसा सूर्य का प्रकाश देखने को मिलता है, ऐसी जो है नदन लाइट, सदन लाइट्स देखने को मिलती हैं। हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से पीडब्ल्यू ओनली आईएएस हिंदी माध्यम पे। और आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं संभव बुक सीरीज में भौतिक भूगोल विषय के अंतर्गत 5वें अध्याय, जहां पे हम क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसमें हमारी जलवायु से रिलेटेड जो टॉपिक्स रहने वाले हैं, स्पेसिफिकली यहाँ पे वायुमंडल, वायुमंडलीय दाब व दाब पेटियां, तो हमारे एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर बेल्ट्स के बारे में हम जो है इस क्लास के माध्यम से जानकारी लेंगे। बिफोर वी मूव, आपको बताना चाहूंगा कि आप पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के वेरियस क्लास ऑफरिंग जो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 2026, 27, 28 के टारगेटेड हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश बैचेस हैं, उन्हें एक नॉमिनल प्राइस पे ज्वाइन कर पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे रखा है, आप उनकी डेमो क्लासेस ले सकते हैं। अपने अध्ययन, अध्यापन और अपने गंतव्य के लिए जो तैयारी चल रही है उसे और एक नई दिशा दे पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूंगा, हम आज शीर्षक लगाने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 और यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है आपका वायुमंडल। वायुमंडल क्या है दोस्तों, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले हमारी पृथ्वी के चारों तरफ इसकी ग्रेविटी के कारण, इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण काफी सारी गैसेस, काफी सारे धूल के कण और जलवाष्प देखने को मिलते हैं। तो वायुमंडल में गैसेस हैं, जलवाष्प हैं और धूल के कण हैं। ये विशिष्ट तौर पे इनके 3 जो हैं इंपॉर्टेंट लेयर्स देखने को मिलती हैं। तो वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायु की परत है, इसे ही वायुमंडल कहा जाता है। अब दोस्तों यह जो वायुमंडल है इसके बारे में बता दूं आप लोगों को कि यह पृथ्वी से ये गैसेस अलग क्यों नहीं हो जाती है, धूल के कण जो है वो अंतरिक्ष की तरफ क्यों नहीं चले जाते, जलवाष्प ऊपर क्यों नहीं उड़ जाती। कारण होता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। इसी ग्रेविटी के कारण, इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी के वायुमंडल में चारों तरफ बनी रहती हैं। इसके तीनों मुख्य घटकों के बारे में, जो कि गैसेस, जलवाष्प और धूल के कण होते हैं, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं गैसेस, तो कौन कौन सी गैसेस होती हैं, देखिए यहाँ पे आपको सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस देखने को मिलेगी, लगभग 78%, 78%। इसके उपरांत सेकंड हाईएस्ट प्राणदायक ऑक्सीजन गैस है, O2 21%। उसके उपरांत आर्गन, CO2 भी यहाँ पे ट्रेस अमाउंट में देखने को मिलने वाली है। यहाँ दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं कि हमारे इस पर्यावरण के अंतर्गत कई सारी चीजें जो है आपके पास में महत्वपूर्ण है, और इसमें जो ये CO2 है यह हरित गृह प्रभावकारी गैस है। मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस का भी इसको नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे यह गैस की सांद्रता वायुमंडल में बढ़ेगी त्यों त्यों वायुमंडल का तापमान भी तो बढ़ता जाएगा, है ना। तो इसके बारे में हम इस प्रकार पढ़ पाएंगे दोस्तों कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जो हैं वो हमारे वायुमंडल को पार करते हुए पृथ्वी तक आती हैं, पृथ्वी इससे गर्म होती है, पृथ्वी वापस इसी विकिरणों को री रेडिएट करती है, पार्थिव विकिरणें जो निकलती हैं उनको वापस ये ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती हैं, और इस कारण एक तापमान जो है मेंटेन रहता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। पर क्या हो अगर वायुमंडल में CO2, मीथेन और N2O की सांद्रता आवश्यकता से अधिक बढ़ जाए, तो यहाँ पे यही जो पार्थिव विकिरणों को अवशोषित करने की और ऊष्मा को, हीट को पैदा करने की जो क्षमता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को पैदा करने की जो क्षमता है वह और भी बढ़ जाएगी। तो इस कारण हम लोग यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के अंदर CO2 इमिशन के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़ने की चेष्टा कर रहे होते हैं। अंडर द CO2 एमिशंस
जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स आपको देखने को मिलेगा, एक तो सर प्राकृतिक रूप से भी हमारे ग्रह को ज्यादा ठंडा होने से या ज्यादा गर्म होने से जो है ग्रीन हाउस गैसेस बचाती है। पर अगर ग्रीन हाउस गैसेस का उत्पादन, उत्सर्जन, इमिशन ज्यादा हो तो यहाँ पे ग्रीन जो ह्यूमन एनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण भी जलवायु परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यूपीएससी ने प्रश्न आया था कि क्या पृथ्वी सूर्य से आने वाली विकिरणों, सोलर रेडिएशन के कारण गर्म रहती है? बोले नहीं, सोलर रेडिएशन तो पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। वह पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी और रेडिएशन जो है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा, जैसे जलवाष्प, जैसे CO2, जैसे मीथेन, इनके द्वारा ट्रैप कर ली जाती हैं और यही उष्मा से पृथ्वी गर्म रहती है। तो हमारी गर्मी का, पृथ्वी की हीट का, पृथ्वी की उष्मा का, पृथ्वी के तापमान का कारण क्या है? पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और उससे तापमान पृथ्वी का मेंटेन रहता है दोस्तों। इसको लेकर के हमने क्योटो प्रोटोकॉल भी बनाया है। आपको पता होना चाहिए 2005 से लेकर के 2012 के आसपास में देखने को मिला था, इसके अलग अलग चरण भी थे। आगे 2016 में हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट भी किया। हमने ओजोन लेयर के भी प्रोटेक्शन के ऊपर बात की है ना। ओजोन लेयर भी, जैसे O3 जिसको कहा जाता है, ओजोन पृथ्वी से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है ये ओजोन लेयर। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पे जो हमारे ग्रह के ऊपर जीवन है उसकी यह रक्षा करती हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ढंग से जो है हम लोगों को ये चीज सीखने को मिल रही है कि सर ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, ग्रीन हाउस गैस कहाँ पाई जाती है, ग्रीन हाउस गैस का क्या काम होता है, ओजोन लेयर का क्या काम होता है। यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी विकिरणों को रोकती हैं, वह पृथ्वी तक पहुंचने से रोकेगी, तो यहाँ पे जीवन संभव हो पाएगा आपके पास में। पर अब देखा कि सर ज्यादा प्रदूषण, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हमारी पृथ्वी के ऊपर ये ओजोन लेयर में भी छिद्र हो रहा है, विकिरण अंदर एंटर हो रही हैं और यह भी त्रासदी का कारण बन सकती हैं। इस को रोकने के लिए सर, ओजोन डिप्लीशन को, ओजोन क्षय को रोकने के लिए भी हम लोगों ने कई समझौते किए, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 कहा जाता है कि हमने CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसेस को कम करने के लिए भी इसको लागू किया। 87 से ये प्रभावी भी हुआ। किगाली एग्रीमेंट भी इसी को लेकर के है। क्योटो प्रोटो आपके पास में जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, किगाली एग्रीमेंट है, याद रख 2019 के अंतर्गत तो किगाली समझौते के अंदर हमने क्या किया, जो HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, जो कि उसको कम करने के लिए बातचीत की थी। सो HFC गैसेस को भी यहाँ पे संशोधित करके जोड़ा गया। तो HFC से, CFC से ओजोन को नुकसान करता है और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है कहीं न कहीं, ठीक है ना। अब जो इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कहीं न कहीं कार्यकारी है आपके पास में पर्यावरण में, वो है जलवाष्प भी। जलवाष्प याद रहे, यह भी जो है एक ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव जन्यकारी गैस है। पृथ्वी से निकली पार्थिव विकिरणों को ये बादल, ये जलवाष्प भी अब्सॉर्ब करते हैं। इन्हीं बादलों से संघनन के उपरांत वर्षा भी होती है और हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत पे यह पाए जाते हैं दोस्तों। सो याद रखना है दोस्तों आप लोगों को कि जहां जहां बादल होंगे वहां वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, उस एरिया में हीट, उस एरिया में गर्मी, उस एरिया में उमस होगी। क्यों? क्योंकि पार्थिव विकिरणों को यह अवशोषित करेगा, तापमान को मेंटेन करेगा और सूरज से आने वाली विकिरणों को भी यह परावर्तित करने का काम करता है। तो जलवाष्प वायुमंडल में कहाँ पाई जाती हैं? सबसे निचली परत पे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है मित्रों? सबसे नीचे वाली परत में पाई जाती हैं। और जलवाष्प जो है आपके पास में, वो उसका क्या इंपैक्ट रहता है? ग्रीन हाउस इंपैक्ट रहता है। जैसे CO2 मीथेन का रहता है, N2O का रहता है, ठीक उसी प्रकार जलवाष्प भी, जो बादल भी हैं, क्लाउड भी हैं, वह भी पार्थिव विकिरणों को अवशोषित करके टेम्परेचर, हीट को मेंटेन रखने का काम करते हैं दोस्तों। जलवाष्प के संघनन के द्वारा बादल भी बनते हैं और ये बादल जो है आगे जाकर के वर्षा भी करते हैं। तो जल चक्र के अंदर भी इस जलवाष्प का योगदान होता है, क्योंकि इसी जल चक्र में जैसे कोई जल निकाय से जो है वाष्पीकरण होता है, सूर्य की उष्मा से ऊपर जाके बादलों में संघनित हो जाती है जलवाष्प, बादलों के संघनन से वापस प्रेसिपिटेशन, वर्षण होता है और इससे वर्षा प्राप्त होती है। तो एक चक्रीय रूप से जल चक्र जो है वो पृथ्वी पे चलता रहता है। वायुमंडल में जलवाष्प के अलावा और क्या होती है? गैसेस को हमने जाना, जलवाष्प को हमने जाना। अब हम जानते हैं कि सर धूल के कण भी होते हैं। सर धूल के कणों का वायुमंडल में क्या रोल हो सकता है? देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत में, जो पृथ्वी के आसपास है, जहां पे धूल है, डस्ट है, वह निकलते हैं। तो ये सबसे लोअर लेयर में पाया जाता है। यह सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों का स्कैटरिंग करने का, प्रकीर्णन करने का भी कार्य करेगा। तो वह प्रकाश की किरणें इससे टकरा करके अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ जाएगी, उसका प्रकीर्णन होगा
और उसके कारण देखिए भोर के समय जब सूरज क्षितिज पे होता है और अस्त होते समय जब सूर्य क्षितिज पे होता है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले जो है आसमान हमको जो है लाल, पीला और नारंगी सा दिखाई देता है। रीजन क्या होता है उसका? उसका कारण होता है हमारे वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण। वह स्कैटरिंग करते हैं, प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित करते हैं, फलस्वरूप हमें अलग तरह का कलर दिखाई देता है सूर्योदय और सूर्यास्त के ठीक पहले और बाद में। अब जब ये बादल के जब हम कहते हैं धूल के कण वायुमंडल में जब ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, तो यह जल वाष्प को संघनित होने के लिए एक सतह भी प्रोवाइड करते हैं। पानी की बूंद जो कि गैस है, जल वाष्प है, उसे जल की बूंद जो कि तरल है, लिक्विड है, उसमें कन्वर्ट होने के लिए एक सतह, एक सरफेस चाहिए होता है। तो यही धूल के कण, यही डस्ट मॉलिक्यूल वायुमंडल में कई किलोमीटर की ऊंचाई पे एक आर्द्रताग्राही केंद्र बनाते हैं, जिसे इंग्लिश में हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहा जाता है। इसी डस्ट मॉलिक्यूल के आसपास में ही आपके पास में जल की बूंदें जो हैं चिपकती हैं, कंडेंस होती है, संघनित होती हैं और बनी पानी की बूंद बन करके वर्षण के बाद में पृथ्वी तक पहुंचती हैं। राइट, तो यहाँ पे देखेंगे ये प्रकीर्णन करते हैं, ये संघनन करके बादल बनाने में काम आते हैं, फलतः वर्षा भी इनसे होती है और वायुमंडल की निचली परत में पाए जाते हैं। तो कोई पूछ ले वायुमंडल की किस परत में सबसे ज्यादा मात्रा में हमें डस्ट मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे, तो मैं क्या लिखने वाला हूं? वायुमंडल की सबसे निचली परत में। ये क्या करेंगे? सौर विकिरणों का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग करने का काम आएगा। इसके कारण क्या होगा? आकाश में हमें अलग अलग रंग दिखाई देते, से रैलिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। दिन के समय सूर्य का प्रकाश सीधा पहुंचता है, धूल के कण कम होते, स्कैटरिंग कम है एटमॉस्फेयर में। इस कारण जो है दोपहर के समय आपको आसमान नीला दिखाई देगा, सफेद दिखाई देगा, जबकि सूर्योदय के समय जो है सूर्य का प्रकाश जो है वो क्षितिज से आ रहा है, ज्यादा ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस, ज्यादा धूल के कण उसके रास्ते में है, ज्यादा स्कैटरिंग, ज्यादा प्रकीर्णन हो रहा है। तो जैसे ज्यादा एटमॉस्फेयर के संपर्क में ज्यादा प्रकीर्णन होगा, तो आसमान जो है हमें सुबह सुबह नारंगी, लाल, पीला सा दिखाई देता है। दोस्तों, हम लोगों को रैलिंग इफेक्ट काफी महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा में पूछा भी गया है, भविष्य में भी पूछा जा सकता है। वायुमंडल के संघनन की प्रक्रिया जो है, इसमें धूल के कणों के चारों तरफ होती है, एक आर्द्रताग्राही केंद्र के रूप में भी जो है वायुमंडल में काम करता। तो धूल के कण ना हो तो जलवाष्प नहीं संघनित होगी, जलवाष्प नहीं संघनित होगी तो जलवर्षा नहीं होगी। तो सोचिए धूल के कणों का कितना महत्व है आर्द्रताग्राही केंद्र के रूप में। यानी अगर ये वायुमंडल में ना होते एरोसोल की तरह, डस्ट के मॉलिक्यूल की तरह, तो इनके चारों तरफ जलवाष्प नहीं आती, तो पानी की गैस जलवाष्प जो है वह इन पार्टिकल, इन धूल के कणों के चारों तरफ ही तो संघनित होती है। उसके बाद में संघनित होकर के जब ये ज्यादा पानी इकट्ठा कर देती है, जब ज्यादा भारी हो जाती है, लार्ज हो जाती है, तो वो गुरुत्वाकर्षण में भार नहीं वहन कर पाती और नीचे पृथ्वी की तरफ आ जाती है। तो इसी कारण वर्षण होता है, इसी कारण वर्षा होती है। तो धूल के कण क्या करते हैं? बादल के निर्माण से लेकर के वर्षा, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर धूल के कण ना होते तो कोई बादल नहीं होते, धूल के कण ना होता तो ये बारिश भी नहीं होती, ये जल चक्र भी नहीं होता, ये जीवन भी नहीं होता। तो अगली बार तुम्हें कहे ना कि ये धूल है, ये डस्ट है ना, तो जब जब तुम धूल देखो फर्श पे, टेबल पे, किताबों पे, तुम्हारे चेहरे पे, तब तब तुम्हें अप्रिशिएशन आए कि हे भगवान, ये धूल के कण को भी आपने क्या दिया है? एक रोल दिया है, एक इसका भी काम है दुनिया के अंतर्गत, है ना, बादल बनाना और बारिश करना। तो सोचो तुम्हारे अंदर तो पूरा का पूरा मशीनरी फिट किया है ऊपर वाले ने, तो तुम्हारा कितना बड़ा रोल होना चाहिए इस देश और दुनिया के लिए, है ना। तो कोई चीज जो है विदाउट टारगेट, कोई चीज जो है विदाउट लक्ष्य इस धरती पे है ही नहीं। धूल के कण से लेकर के श्रीमान आप भी, है ना, आपका भी एक लक्ष्य है इस जीवन का, प्राप्त करो। कौन सा वो लक्ष्य है? शायद यूपीएससी ही है जो आपने चुना है। ठीक है, अब हम वायुमंडल के अंतर्गत देखते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं जो हमने कहा, वो कोई समानतः नहीं फैली हुई। वायुमंडल अलग अलग लेयर में है, अलग अलग लेयर की जो है भौतिक, रासायनिक और तापमान की विशेषताएं, गुणवत्ताएं अलग अलग होती हैं। फलतः इनको हम अलग अलग लेयर्स में भी विभक्त करते हैं। सबसे पहले ट्रोफो, स्ट्रैटो, फिर मीजो, फिर थर्मो और फिर एक्सोस्फेयर के रूप में इसको जाना जाता है। अब जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते हैं, सबसे पहली लेयर जो हमें देखने को मिलती है उसे शोभ मंडल, ट्रोफोस्फेयर कहा जाता है, ट्रोफोस्फेयर कहा जाता है। उसके ऊपर उठेंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है, इसके ऊपर उठेंगे तो मीजोस्फेयर कहा जाता है, इसके आगे थर्मोस्फेयर कहा जाता है। ऊंचाई के साथ साथ में इनका तापमान क्रमिक रूप से घटता भी है, फिर बढ़ता भी है, फिर घटता रहता है
है ना। सबसे नीचे वायुमंडलीय परिस्थितियां ज्यादा रखने को देखने को मिलेगी आपके पास में, बादल, बरखा, बिजली, रील बनाने वाले, रील देखने वाले सभी इसी ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है। फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, जहां पृथ्वी की ऊंचाई से 25 किलोमीटर की औसत ऊंचाई के ऊपर ओजोन परत देखने को मिलती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती हैं और जीवन की रक्षा करती है कि ये बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता रहे। आगे यहाँ पे मीजोस्फेयर में आप चले जाएंगे, यहाँ पे बड़े बड़े जो रॉकेट्स हैं, मीटियोर्स हैं, यहाँ पे ये देखने को मिलेंगे। जो आपको नॉक्चुलेंट क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, है ना, जो नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स देखने को मिलती हैं, वह भी इसी मीजोस्फेयर में देखने को मिलती है दोस्तों। इससे भी ऊपर आ जाता है आपका थर्मो और एक्सोस्फेयर। बोले मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ गुरुजी, मुझे तो आप हिंदी में पढ़ा दीजिए। लीजिए, हिंदी में आपके लिए डायग्राम आ चुका है। यहाँ पे एक अक्ष पे तापमान लिखेंगे, जो कि पहले 0 डिग्री, फिर इधर 20 डिग्री बताएंगे, फिर माइनस में तापमान ले जाएंगे, माइनस में 100 डिग्री तक। फिर इसको ऊंचाई के ऊपर एक अक्ष बनाएंगे, एक्सिस बनाएंगे, जहां पे 10, 50, 80, 64, 80, 660 और 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई के आधार पे हम लोग टोटल जो है आपके पास में वृहद तौर पे 4, और इस चौथे लेयर को भी हमने 5 लेयर के अंतर्गत 2 लेयर में आप विभाजित किया, तो टोटल हमारे 5 लेयर हो गए। कौन सी? शोभ, समताप, मध्य, आयन और बहिर्मंडल। सबसे पहले देखा जाए शोभ मंडल, क्या है? ट्रोफोस्फेयर। ट्रोफोस्फेयर में तापमान देखो, पहले जहां पे हम खड़े हैं हमारे रूप में तापमान क्या है? 15, 20, 25, 30 डिग्री, गर्मियों में 40, 42, 50 डिग्री के करीब। तो तापमान शून्य से काफी ज्यादा होता है, ठीक है ना। पर जैसे जैसे मैं यहाँ ऊंचाई से ऊपर जा रहा हूँ, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5, 7, 8, 9, 10 किलोमीटर तक, ज्यो ज्यो तापमान कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और वायुमंडल में 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे तापमान लगभग निगेटिव में होता है 70 से 80 डिग्री की तरफ, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग शोभ मंडल को समझते हैं, ट्रोफोस्फेयर को थोड़ा सा समझने की चेष्टा व कोशिश करते हैं। तो हेडिंग लगा लो बच्चा, शोभ मंडल। शोभ मंडल क्या है? पृथ्वी जो है उसकी सबसे पहली, एक तरीके से जिसको मैं कह दूं, वायुमंडल की परत है। यह इक्वेटर पे गर्मी के कारण ज्यादा प्रसारित होती है, तो 16 से 18 किलोमीटर तक फैली होती है, जबकि ध्रुवीय एरिया में ठंडक होती है तो ज्यादा प्रसारित नहीं होती है। तो यहाँ पे यह वायुमंडल की जो लेयर है यह कम है, तो यह 8 किलोमीटर की है। तो ध्रुवीय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई कम है, इक्वेटर रीजन में इसकी ऊंचाई, इसकी हाइट ज्यादा है 16 से 18। बट ऑन एन एवरेज अगर देख लिया जाए दोस्तों, आपके पास में ऑन एन एवरेज, औसतन भी अगर देख लिया जाए, तो यह इक्वेटर के आसपास में काफी ज्यादा हाइट पे है। और यहाँ पे वायु संवहन, कन्वेक्शन, गर्मी, हीट जो कि इक्वेटर के पास ज्यादा, इसके कारण हो रहा है। और ध्रुवीय क्षेत्र में तापमान कम है, हवा भारी है, हाई प्रेशर जोन है, तो हवाओं का अवतरण हो रहा है, हवाएं डिसेंड कर रही हैं। इस कारण यहाँ पोल ध्रुवीय क्षेत्र के अंतर्गत तो इसकी ऊंचाई कम है। औसतन पूछ ले तो 13 किलोमीटर। कितना बताएंगे? 13 किलोमीटर। अब आपको यह पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी पे हीट का सोर्स क्या है। हीट का सोर्स क्या है? यह पृथ्वी है, यह अर्थ है। जितना आप पृथ्वी से ऊंचाई पे चले जाएंगे, जितना आप अर्थ से हाइट पे चले जाएंगे, वैसे वैसे तापमान कम होगा। घर में तुमने हीटर लगाया, हीटर के नजदीक जाके बैठ गए, एकदम गर्म महसूस कर रहे हो। हीटर से थोड़ा दूर गए, थोड़ा और दूर गए, कमरे से बाहर निकल गए, हॉल से बाहर निकल गए, घर से बाहर निकल गए, तो जितना तुम ऊष्मा के स्रोत से बाहर निकलोगे वह तापमान कम होता जाएगा। जैसे जैसे आपको जो है टेम्परेचर लो होता जाएगा। पृथ्वी पे तापमान का सोर्स क्या है? पार्थिव विकिरण। कहां से निकल रही है? पृथ्वी से निकल रही है। पृथ्वी मतलब सतह, मतलब सरफेस। ये इससे जैसे जैसे मैं ऊंचाई पे जा रहा हूं, जैसे मैंने कहा शोभ सीमा जो है, लगभग आपके पास में शोभ मंडल की ऊपरी सीमा औसतन 18 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, लगभग इसका औसत ले लो तो 13 किलोमीटर के पास देखने को मिलती है। यह हर किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर तापमान घटता जाएगा। जैसे 30 डिग्री पे तापमान, यहाँ पे 30 डिग्री सतह पे, ऊपर गए तो 20 डिग्री हो गया, और ऊपर गए तापमान घट के 10 डिग्री हो गया, और ऊपर गए तापमान माइनस में भी हो सकता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे तापमान ठंडा होता जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे यो तापमान गर्म होता जाएगा। कारण क्या? क्योंकि आप उष्मा स्रोत से दूर जा रहे हो या उष्मा स्रोत के नजदीक पहुंच रहे हो। इसे नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, सामान्य तापमान पतन दर कहा जाता है। यह कितनी होती है? सर मैं 1 किलोमीटर वायुमंडल में ऊपर गया ना, तो टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अगर 165 मीटर ऊपर चला गया तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा। तो यह चीज याद रखना, लैप्स रेट याद रखोगे प्लीज, मेरे लिए याद रख लो, इस चीज को मेमोराइज ही करना होगा।
है ना। जैसे तुमने अपना नाम और उसका नाम याद कर रखा है, उसका नंबर भी तुमको याद है, उसी तरह में तुम्हें लैप्स रेट भी याद होना चाहिए कि 6.5 किलोमीटर क्या होती है आपके पास में, नॉर्मल लैप्स रेट होती है। यानी पृथ्वी की सतह पे अगर मैं 1 किलोमीटर ऊपर चला गया तो जो अभी मेरा सतह पे टेम्परेचर है ऊपर उससे 6.5 डिग्री कम होगा। जैसे सपोज तुम्हारे रूम का टेम्परेचर है 26.5 डिग्री, अगर तुम अपने रूम से 1 किलोमीटर ऊंचाई पे चले गए तो वहां टेम्परेचर क्या होगा, 26 की जगह -6.5 कर दो, फिर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उससे और ऊपर चले गए तो फिर -6.5 कर दो, फिर वहां पे टेम्परेचर जो है आपको 13.5 देखने को मिलेगा। समझ में आई, खोपड़ी में बैठी आपको। चलो सर, यह चीज तो इस बच्चे को क्लियर हो चुकी है। लैप्स रेट आप लोगों को याद रख लेना है। तो यहाँ पे ट्रोफोस्फेयर के अंदर, शोभ मंडल में, जैसे जैसे मैं ऊंचाई में ऊपर बढ़ रहा हूं वैसे वैसे तापमान घटता 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 जा रहा है, इसलिए ये वाली लाइन, लाल वाली लाइन ऐसे है। अब आप कहोगे सर ट्रोफोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर में ये लाइन वापस बढ़ क्यों रही है, वहां पे एक कारण होता है ओजोन लेयर का। ओजोन लेयर क्या करती है, सूर्य से आने वाली यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है। रेज क्या है, विकिरण, विकिरण क्या है, एनर्जी, एनर्जी क्या है, ऊष्मा यानी तापमान। तो यहाँ तापमान बढ़ता है, यहाँ भी तापमान बढ़ता है, पर तापमान बढ़ के इतना भी नहीं बढ़ चुका है आपके पास में कि यह कई 100 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। ये लगभग जीरो से, देखो जीरो से तो नीचे ही है अभी भी, है ना। तो जो टेम्परेचर घटना शुरू हुआ था ट्रोफोस्फेयर के अंदर, शोभ मंडल में, वो समताप मंडल तक जाते जाते बढ़ना शुरू होता है ओजोन के यूवी एब्जॉर्प्शन के कारण, पर इतना नहीं बढ़ता कि वो जीरो से ऊपर हो जाए। अभी भी टेम्परेचर सब जीरो ही है यहाँ पे। ठीक है गुरुजी, समझ में आ रहा है, खोपड़ी में बैठ रहा है। तो कॉपी में पहला पॉइंट लिख लीजिएगा दोस्तों, इक्विटोरियल एरिया, विषुवत क्षेत्र के अंतर्गत मेरा शोभ मंडल है, उसकी ऊंचाई 16-18 किलोमीटर है। ध्रुवीय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर की देखने को मिल रही है। ये वाला डायग्राम भी चाहो तुम अतरंगी सतरंगी सा थोड़ा बता सकते हो कि यहाँ पे इसकी हाइट ज्यादा है, क्यों है, हमने कहा कन्वेक्शन के कारण। यहाँ पे टेम्परेचर जो है उसके कारण वायुमंडल फैल रखा है, यहाँ पे ठंडा एरिया है तो इसके कारण वायुमंडल सिकुड़ चुका है। ये शोभ सीमा है, ये क्या है आपके पास में, शोभ मंडल। ये इस तरीके से रहता है शोभ मंडल, पृथ्वी के चारों तरफ, इक्वेटर पे ज्यादा 18 किलोमीटर, ध्रुवों पे मात्र 8 किलोमीटर। अगर इसका औसत पूछ ले कोई तो क्या बताओगे, मात्र 13 किलोमीटर। एवरेज क्या होता है, 13 किलोमीटर के करीब होता है। नेक्स्ट लाइन, इक्वेटोरियल रीजन के अंतर्गत जो है आपके पास में जो गर्म वायु है उसके कारण संवहन होता है। संवहन का क्या मतलब होता है, कन्वेक्शन, कोई भी चीज गर्म होकर के ऊपर उठती है, इसे कन्वेक्शन कहते हैं। इस कारण ऊंचाई अधिक है। ध्रुवीय क्षेत्र में ऊंचाई ऊंचाई कम क्यों है, क्योंकि वो एरिया ठंडा है और ठंडे एरिया में हवाएं भारी होती है, उनका अवतलन होता है, वो नीचे की तरफ आती है। तो ध्रुवीय क्षेत्र में अवतलन के कारण शोभ सीमा की ऊंचाई कम है, जबकि विषुवतीय क्षेत्र में संवहन के कारण शोभ सीमा की ऊंचाई जो है वह ज्यादा देखने को मिल सकती है। अब सभी मौसम विज्ञान की परिघटनाएं हैं, बादल बनना, बारिश होना, बिजली कड़कना, तूफान आना, हवाएं चलना, है ना, ये सारी चीजें इसी शोभ मंडल में ही हो रही है। तो मौसम की सारी परिघटनाएं इसी शोभ मंडल में होती हैं। सौर विकिरण का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन भी इसी लेयर में होता है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा मात्रा में गैस, यहीं पे सबसे ज्यादा मात्रा में डस्ट, यहीं पे सबसे ज्यादा मात्रा में जो है जलवाष्प देखने को मिलती है ना। तो यहाँ पे ऊंचाई के साथ साथ में तापमान कम होता है। मैंने कहा आपको 165 मीटर पे 1 डिग्री और 6.5 किलोमीटर पे लगभग 1 किलोमीटर पे लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। मैंने तुम्हें पहले भी लिखाया, फिर लिखा देता हूं। मैं अगर अपने घर से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे चला जाऊं तो घर पे जो टेम्परेचर है और वायुमंडल में 1 किलोमीटर ऊंचाई पे टेम्परेचर 6.5 डिग्री का अंतर होगा। 165 मीटर के ऊपर चला जाऊं तो 1 डिग्री सेल्सियस का फर्क आ जाएगा। इसे सामान्य पतन दर कहते हैं। अब समताप मंडल की हम लोग बात करते हैं, हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो स्ट्रेटोस्फेयर है यह शोभ सीमा से ऊपर, या इससे नीचे शोभ मंडल है। जो सीमा शोभ मंडल और समताप मंडल को विभाजित करती है इसे क्या कहा जाता है, शोभ सीमा, ट्रोपोपॉज कहा जाता है। अब इसके ऊपर की बात कर रहे हैं, पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे यह देखने को मिलती है। इसी शोभ सीमा में तापमान धीरे धीरे वापस बढ़ने लगता है। टेम्परेचर जो माइनस के अंदर 70-80 डिग्री हो चला था वो वापस माइनस से बढ़ने की कोशिश करता, -80 से -70, -60, -50, -40, -30, -20, -10, -5, बर माइनस से
जीरो या जीरो से प्लस नहीं हो सकता, अभी भी ये सब जीरो ही रहेगा। यहाँ पे 20 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पे आपको जो है ओजोन लेयर की सांद्रता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए कहा जाता है कि आपके समताप मंडल के अंदर, आपके स्ट्रेटोस्फेयर के अंतर्गत 20 से 40 किलोमीटर के क्षेत्र में ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर की सांद्रता एग्जैक्ट 25 किलोमीटर की हाइट पे सबसे हाईएस्ट पाई जाती है। तो जब भी कोई पूछे कि ओजोन लेयर किस ऊंचाई पे पाई जाती है, तो आप एक रेंज बताना चाहे तो कहेंगे 20 से 40 किलोमीटर के बीच में है। परंतु सबसे ज्यादा सांद्रता कहां है, तो वो कहेंगे एग्जैक्ट 25 किलोमीटर की हाइट पे पृथ्वी से इसकी सांद्रता, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है और पूरी पृथ्वी के चारों तरफ एक आवरण सा, एक सिक्योरिटी आवरण सा जो है ओजोन ने बना रखा है दोस्तों। ठीक है, सो आप लोगों को ओजोन के बारे में बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब शोभ सीमा जो है आपके पास में, इसके ऊपर की भी तो हम लोग थोड़ी सी बातचीत कर सकते हैं। कैन वी टॉक? यस सर। तो शोभ सीमा के सतह के ऊपर लगभग कितना है? शोभ सीमा के ऊपर सतह से, पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह पाया जाता है। शोभ सीमा तो कितनी है? ध्रुवों पे 8 किलोमीटर पे आ जाती है और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर पे आ जाती है। तो इस शोभ सीमा से नहीं कैलकुलेट करके शोभ सीमा के ऊपर की बात कर रहे हैं। पृथ्वी की सतह से शोभ सीमा के ऊपर 50 किलोमीटर की हाइट तक की होती है। सारी मौसम परिघटनाएं यहाँ पे न के बराबर होती है, जो ज्यादा बादल नहीं है, बहुत ही कम बादल होते हैं, ज्यादा गैसेस नहीं है, ज्यादा डस्ट मॉलिक्यूल नहीं है, तो यह एकदम शांत माहौल होता है। अब इस एरिया में आकर के विमान जो है आसानी से उड़ पाता है। इस एरिया में आकर के कोई भी विमान जो है आसानी से उड़ पाता है, कोई भी जेट जो है वह फ्लाई कर पाता है। क्यों? कारण क्या है उसका? उसका कारण, उसका रीजन यही है दोस्तों कि यह बहुत ही कम मौसमी परिघटनाएं यहाँ होती हैं, तो कम डिस्टरबेंस होता है इसको, है ना। तो इस परत का उपयोग विमान को उड़ाने के लिए किया जाता है। और लगभग 20 से 40 किलोमीटर के बीच में तो ओजोन की परत भी पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, 20 से 40 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। एग्जैक्ट 25 किलोमीटर की हाइट पे सबसे ज्यादा सांद्रता पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को अब्सॉर्ब करती है और पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने के उपरांत यह क्या काम करती है? एक और, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित तो करती है और इसके कारण यहाँ पे तापमान इसका बढ़ जाता है। तो कोई पूछे शोभ मंडल में घटता है, समझ में आता है, पार्थिव विकिरणों से हम दूर चले जा रहे हैं, परंतु समताप मंडल में वापस बढ़ता क्यों स्ट्रेटोस्फेयर में? तो आप बताएंगे ओजोन लेयर क्या करती है? पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण करती है, सूर्य से आने वाली हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, यूवी रेज को। तो वहां पे जैसे जैसे हीट एब्जॉर्ब करेगी तो टेम्परेचर तो बढ़ना ही है दोस्तों, है ना। अब इसके आगे अगर हम बढ़ें तो समताप मंडल के ऊपर आता है मध्य मंडल, जिसको इंग्लिश में लिखा जाता है मीजोस्फेयर। ये मीजोस्फेयर और इस स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो है समताप सीमा होती है, यानी आपके पास में स्ट्रेटोपॉज होती है। स्ट्रेटोपॉज बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओजोन परत जो है उसको पृथ्वी की सुरक्षा परत कहा जाता है। स्ट्रेटोपॉज किन दो लेयर्स के बीच में है? ट्रोपोपॉज किन दो लेयर्स के बीच में, ये पता होना। इसके ऊपर पहुंचते हैं दोस्तों हम लोग, तो मीजोस्फेयर की थोड़ी सी बात करते हैं। मध्य मंडल इसे कहा जाता है। सबसे वायुमंडल की ठंडी परत यही होती है, सबसे कम तापमान यहां देखने को मिलता है। बोले क्यों? इससे नीचे है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल की ऊपरी सीमा 50 किलोमीटर की, जिसको हम लोगों ने लाइन देकर के बोल दिया ये स्ट्रेटोपॉज है, समताप सीमा है। समताप मंडल इससे नीचे खत्म हो गया, इसके ऊपर जो है वह मध्य मंडल है। मध्य मंडल के अंतर्गत यहाँ पे तापमान वापस लगातार माइनस की तरफ गिरना शुरू हो जाता है और इसकी हाईएस्ट ऊंचाई तक तो तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है मीजोस्फेयर की? 50 से 80 किलोमीटर की हाइट तक है। 50 किलोमीटर के नीचे समताप मंडल है, मीजो स्ट्रेटोस्फेयर है, इससे ऊपर जो है मीजोस्फेयर है ना। 30 किलोमीटर का ये है। इस 30 किलोमीटर में टेम्परेचर लगातार ऊंचाई के साथ साथ में घटता जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से दूर है, पार्थिव विकिरणों से दूर है, और इस बार कोई यहाँ पे ओजोन का एब्जॉर्प्शन नहीं चल रहा है यहाँ पे तो। बट ब्रह्मांड से आने वाली, स्पेस से आने वाले, अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्का पिंड है, जो मीटियोर्स है, उनका घर्षण यहाँ पे देखने को मिलता है और वो घर्षण के कारण जलने लग जाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है ना। तो जब जब आप यहाँ पे मीजोस्फेयर ड्रॉ करेंगे, वहां वहां पे आपको चमकते हुए सितारे, टूटते हुए तारे, जिनको मीटियोर, जिनको उल्का पिंड कहा जा सकता है, वो दिखाए जाते हैं। क्योंकि ये है तो मात्र 30 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे, तापमान घट रहा है, पर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज देखना है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑक्सीजन होगा। तो जैसे ही कोई अंतरिक्ष से डेब्रिस हमारे वायुमंडल में आती है, घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन, उसका
फायर जो है उसमें लग जाती है और उस जलने के बाद में यह पृथ्वी तक पहुंच पाता है। इतना बड़ा टुकड़ा होता है, पृथ्वी तक पहुंचते सिर्फ इतना ही पहुंच पाता है, और वो भी नहीं पहुंचता, कई बार तो राख होकर के वायुमंडल में ही नष्ट हो जाता है। तो लिखेंगे कि दोस्तों इस लेयर के अंदर कौन सी लेयर है, मध्य मंडल के अंतर्गत हमारे पास में ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर की है। ऊंचाई के साथ तापमान लगातार कम होता है, कारण पार्थिव विकिरणों से दूर, पृथ्वी की सतह से दूर जा रहे, ऊपर जा रहे, ऊंचाई में तापमान कम होगा। इस परत में 80 किलोमीटर पे तापमान लगभग -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब एक और चीज लिखी है हमने कि जब जब इस परत के अंदर कोई उल्का एंटर करने वाली मीटियोर एंटर करेगा तो वह घर्षण फ्रिक्शन के कारण चलने लगेगा। और इस मध्य मंडल के ऊपर है तापमंडल थर्मोस्फेयर। इन दोनों के बीच की जो लेयर है, बाउंड्री है, सीमा है, उसे कहा जाएगा मध्य सीमा। इसको इंग्लिश में लिखा जाएगा मेसोपॉज। क्या लिखा जाएगा, मेसोपॉज। इसी मध्य मंडल को हम लोग क्या कहते हैं, आपके वायुमंडल की सबसे ठंडी परत भी कहते हैं। सबसे कम टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस भी इसमें देखने को मिलता है। इसके ऊपर है क्या, तापमंडल थर्मोस्फेयर। क्या है, तापमंडल थर्मोस्फेयर। इसको पढ़ते हैं। अब ये तापमंडल थर्मोस्फेयर को अगर आप देखिएगा दोस्तों, यह पृथ्वी से काफी ज्यादा ऊंचाई के ऊपर देखने को मिल रहा है ना। 80 किलोमीटर से चालू होगा, 600 और कई किलोमीटर तक यह देखने को मिलेगा। सूर्य से आने वाली विकिरणें जो है आपके पास में, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे, वायु की सांद्रता कम है, पर जो भी पार्टिकल्स हैं उन्हें चार्ज कर देता है, उन्हें आवेशित कर देता है। और यह वायुमंडल के अंदर आवेशित कण जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से रिएक्ट करके एक कलर बनाते हैं, नीला, पीला, नारंगी सा, और उसके कारण कुछ फोटोन, कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, और उन फोटोकेमिकल रिएक्शंस में फोटोन रिलीज होते हैं, प्रकाश रिलीज होता है, और जिस प्रकाश को हम ऑरोरा प्रकाश, ऑरोरा लाइट कहते हैं। ठीक है ना। अब इसके ठीक नीचे जो होती है आपके पास में चार्ज पार्टिकल्स की लेयर है, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, पॉजिटिव निगेटिव आयंस की। तो ये आयन की जो है एक पूरी परत जो है पृथ्वी के चारों तरफ देखने को मिलती है थर्मोस्फेयर में, है ना। और यह कहा जाता है कि यह लगभग 80 किलोमीटर से लेकर 660 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। तो पृथ्वी से जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है ना, वो इसी आयनोस्फेयर के कारण, आयन मंडल के कारण होता है। आयन मंडल है क्या, ये आयन है, चार्ज पार्टिकल्स हैं। ये चार्ज पार्टिकल्स बने कैसे, सूर्य से आने वाली जो हीट है, जो उष्मा है, उन्होंने यहाँ के कणों को आवेशित कर दिया, चार्ज कर दिया, आयोनाइज कर दिया। उसकी एक लेयर हमारे आयन मंडल में, थर्मोस्फेयर में देखने को मिलती है। इसी से पृथ्वी पे एक सतह से आदमी रेडियो वेव भेजता है, उससे टकरा करके रेडियो वेव दूसरे आदमी तक पहुंचती है। तो रेडियो कम्युनिकेशन इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स, इसी आयन मंडल के कारण हो पा रहा है, इसी ताप मंडल के कारण हो पा रहा है। तो हम लोगों ने तापमंडल के अंतर्गत ही, थर्मोस्फेयर के अंतर्गत ही क्या पढ़ने की कोशिश की दोस्तों, कि इसी एरिया के अंदर आपका आयनोस्फेयर भी आ जाता है। क्या आ जाता है, आयनोस्फेयर, जो कि आयन की चार्ज पार्टिकल्स की लेयर है। यहां बैठा आदमी किसी एंटीना, किसी कम्युनिकेशन, किसी रेडियो सिग्नल से पृथ्वी के दूसरे स्थान पे बैठे आदमी से, दूर बैठे आदमी से, है ना, रेडियो कम्युनिकेशन कर पा रहा है। चार्ज पार्टिकल्स रिएक्ट कैसे होते हैं, कैसे ऑरोरा लाइट्स बनती है, यूपीएससी में प्रश्न आता है कि सूर्य की रोशनी में जो हीट है, जो उष्मा है सोलार एनर्जी से, पृथ्वी के आसपास वहां से चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं, और वह चार्ज पार्टिकल्स पृथ्वी के ऐसे तो आसपास के अंतर्गत कहीं भी इंटरेक्ट नहीं कर रहे, पर पृथ्वी के अंतर्गत यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो इससे बच जा रहे हैं। बट जैसे ही हम ध्रुवीय क्षेत्र में जा रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक कस्प है, खड्डा है, छिद्र है, एब्सेंस है। तो इन एरिया के अंतर्गत ये चार्ज पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं, और यह जाकर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं, और एक कलर बनाते हैं, एक फोटोन प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, रंगीन प्रकाश होता है, जिसे ऑरोरा या फिर उत्तरी प्रकाश या फिर नदन लाइट्स भी कहा जाता है। अब ये क्यों हो रहा है, पृथ्वी जब घूमती है, इसका आउटर कोर जो है वह मॉल्टन स्टेज में है, लोहा और निकल, उसके रोटेशन के कारण क्या है, डायनेमो इफेक्ट से मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। पृथ्वी के चारों तरफ भू चुंबकीय क्षेत्र है ना, तो इस भू चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है, ये सूर्य से आने वाले चार्ज पार्टिकल से यह पृथ्वी की रक्षा करता है। इन चार्ज पार्टिकल्स को यह या तो एब्जॉर्ब कर लेता है या उनसे पृथ्वी की रक्षा कर लेता है। पर आप देखेंगे सर, ये तो इस एरिया में, ये वाला एरिया थोड़ा सा बचा हुआ है, ये वाला एरिया थोड़ा सा बचा हुआ है, यहाँ पे इतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग नहीं है। तो उस एरिया के अंतर्गत मैग्नेटिक फील्ड जहां कमजोर है, ये चार्ज पार्टिकल्स एंटर करते हैं, और एंटर करते हैं पोलार कस्प वाले रीजन के अंतर्गत, और इसी रीजन के अंतर्गत जाकर के यह ऑक्सीजन नाइट्रोजन से रिएक्ट करके फोटोन बनाते हैं। और ये फोटोन जो होता है, जहां पे
मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, कमजोर होता है, वहां एंटर कर जाते हैं और हमें ये प्रकाश के रूप में दिखाई देते हैं। तो पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल जैसा आपको अपनी आंखों से दिख रहा है ना, ठीक वैसा नहीं है, अपितु और कई सारी इसमें लेयर होती हैं। हमने कहा सबसे पहले सर आपके पास में ट्रोफो, फिर है स्ट्रेटो, फिर मीजो, फिर थर्मो, फिर एक्सोस्फेयर, ठीक है ना। आयनोस्फेयर भी, ओजोन लेयर भी इसी का ही भाग है। सोलार विंड जब मैग्नेटिक कस्प में एंटर करती है, ये चार्ज पार्टिकल या आवेशित कण, तो ऑरोरा, लाइट ऑरोरा प्रकाश दिखाई देता है ना। आप अगर जाएंगे नॉर्वे में तो हमारा रात का ऐसा सूर्य का प्रकाश देखने को मिलता है, ऐसी जो है नदन लाइट, सदन लाइट्स देखने को मिलती हैं। इसे ही क्या कहा जाता है आपके पास में, ऑरोरा लाइट्स कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव में भी है और दक्षिणी ध्रुव पे भी है। उत्तरी ध्रुव में नॉर्वे के आसपास में ऑरोरा बोरियलिस इसको कहा जाता है, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी ध्रुव के आसपास एंटार्क्टिका के आसपास में इसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। अब हम कुछ बिंदु इसके लेयर के बारे में लिखते हैं कि थर्मोस्फेयर 80 से लेके एक लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है ना। और तापमान में ऊंचाई के साथ साथ में इसका भी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इसको आगे दो लेयर बोलते हैं। सबसे पहली है आयन मंडल जो 80 से 660 किलोमीटर तक है। सूर्य से आए हुए प्रकाश के कण आवेशित कणों का यहाँ निर्माण करते हैं, आयंस का निर्माण करते हैं, जिससे रेडियो तरंग परावर्तित होती हैं। दूर संचार रेडियो के अंतर्गत संभव हो पाता है और सूर्य से आने वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके ऊपर वाले कणों में परमाणुओं से, गैसों से रिएक्ट करते हैं और इस कारण क्या बन जाता है दोस्तों, आपके पास में ध्रुवीय क्षेत्र में फोटोन उत्सर्जित होते हैं, रंग बिरंगा प्रकाश उत्सर्जित होता है। ध्रुवीय प्रकाश या ऑरोरा लाइट जो है इसके कारण हमें दोस्तों देखने को मिलने वाली है। और उत्तरी ध्रुव में जो यहाँ पे है उसको ऑरोरा बोरियलिस कहा जाएगा। दक्षिणी ध्रुव में यही प्रकाश इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाएगा। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब हमने कहा 660 से लेकर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक तो आपका एक्सोस्फेयर है, बहिर्मंडल है। अब यहाँ वायु की सांद्रता इतनी नहीं, वायु की सांद्रता, गैस की सांद्रता, डस्ट की सांद्रता बहुत ही कम है, तो वायुमंडल अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है, यही बहिर्मंडल है। और यहाँ पे आपके पास में यह चैप्टर कंप्लीट भी हो जाता है। तो कैसा रहा इसका लर्निंग एक्सपीरियंस, आप मेरे को जरूर बताइएगा। I'll be waiting for your feedback, है ना, and then we'll be moving to the next topic.